छठे सप्ताह के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। अंतिम मॉड्यूल हमने स्ट्रिंग के छोटे से सेगमेंट को देखकर वेव समीकरण प्राप्त किया है। इसलिए इसे वेव इक्वेशन कहा जाता है क्योंकि यह वर्णन करता है कि स्ट्रिंग में वेव कैसे संचरित है, और हमने यह भी देखा कि यह हमें स्ट्रिंग में उत्पन्न होने वाली वेव का वेलोसिटी प्राप्त करने का तरीका भी बताता है। इसलिए इस विशेष मामले में हम वास्तव में देख रहे थे कि ट्रांसवर्स वेव को क्या कहा जाएगा, केवल इसलिए कि स्ट्रिंग का प्रत्येक छोटा सेगमेंट सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अप और डाउन ऑसिलेशन कर रहा है, जबकि डिस्टरबेंस संपूर्ण रूप से इस ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर दिशा में गति करता है। इसलिए इसे स्थानांतरण वेव कहते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में आइए हम वेव वेलोसिटी के इस विचार को थोड़ा और करीब से देखें, सिर्फ इसलिए कि वास्तव में तीन पॉसिबल वेलोसिटी हैं कि आप कम से कम वर्तमान उद्देश्यों के लिए पहचान सकते हैं। आइए दो अलग अलग पॉसिबल वेलोसिटी को देखें जिन्हें हम पहचान सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं स्ट्रिंग के विशिष्ट छोटे सेगमेंट को देखता हूं, तो यह केवल गति को समान हार्मोनिक गति को ऊपर और नीचे चला जाता है। इसलिए कुछ वेलोसिटी है जो इस ऊपर और नीचे की गति से जुड़ा है, तो यह संभावित वेलोसिटी है। और हम यह भी तर्क दे रहे थे कि एक जगह पर हम जो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं वह स्ट्रिंग के माध्यम से संचरित है, अर्थ इस स्ट्रिंग में माध्यम है, अथवा आप कल्पना कर सकते हैं कि स्ट्रिंग स्वयं वह माध्यम है जिसके माध्यम से डिस्टरबेंस का संचरण करता है, और चाल से संबद्ध वेलोसिटी है जिसके साथ डिस्टरबेंस संचरित होता है। तो यह एक और वेलोसिटी है और कोई कारण नहीं है कि इन दो वेलोसिटी को समान होना चाहिए। आरंभ में हम वेव समीकरण के संभावित हल को नीचे लिखने के लिए इस हल को जिसे मैंने चुना है वेव के संगत है, पॉजिटिव एक्स दिशा में गति कर रहा है। इसलिए एक संभव वेलोसिटी जिसे मैं परिभाषित कर सकता हूं, हमें पार्टिकल वेलोसिटी दो वाई बटा दो टी द्वारा जाना चाहिए। अगर मैं इसे समय के संबंध में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ओमेगा इंटू दो कॉस ओमेगा दो माइनस के एक्स मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे समय के फंक्शन के रूप में विस्थापन या विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यह मुझे बताना जरूरी है कि स्ट्रिंग के लघु सेगमेंट की वेलोसिटी है जो सरल हार्मोनिक ऑसिलेशन को ऊपर और नीचे कर रहे हैं। और अब मुझे यह अनुमान लगाने दें कि क्या आने वाला है। दो वाई बटा दो वाई द्वारा बताता है, जो कि इस संदर्भ में ग्रेडियंट है। तो यह मुझे बता रहा है कि कैसे स्ट्रिंग के साथ पोजीशन के फंक्शन के रूप में विस्थापन बदल रहा है। अन्य वेलोसिटी निश्चित रूप से वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी है, जिसे निश्चित रूप से हम दो एक्स बटा दो टी के रूप में परिभाषित करेंगे। तो डिस्टरबेंस कितनी तेजी से गति कर रही हैं। अब हम इन तीन क्वांटिटी को संबंधित कर सकते हैं। इसलिए मैं दो वाई बटा दो टी के रूप में लिख सकता हूं, जैसा कि दो वाई बटा दो एक्स को दो एक्स बटा दो टी से गुणा किया जाता है। और अब मैं ज्ञात वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो दो वाई बटा दो टी निश्चित रूप से मेरा पार्टिकल वेलोसिटी है, और इस फेज वेलोसिटी को हम सी कहेंगे।
हमने पिछले लेक्चर में नोटेशन सी का उपयोग किया था जो कि ओमेगा बटा के होगा। तो अब मैं उन सभी को एक साथ रखता हूं तो 2y बटा 2x इक्वल होगा माइनस ए के गुणा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स गुणा 2s बटा 2t जो कि ओमेगा बटा के और 2y बटा 2t है जिसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था और वह पहले और वह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ साइन की समस्या है। इस समीकरण में स्क्रिप्ट में एक अतिरिक्त माइनस साइन है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए हमें यहाँ माइनस साइन लगाना होगा। तो फिर वह अतिरिक्त माइनस चिह्न का ध्यान रखेगा। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल हैं तो माइनस और माइनस मुझे प्लस के देगा और के कैंसिल कर देगा। यह ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी संबंध है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराने के लिए 2y2t केवल पार्टिकल वेलोसिटी है जो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी और कांस्टेंट से संबंधित है और इन दोनों को जोड़ने वाला टर्म x के सापेक्ष y का ग्रेडियंट a है और यह समीकरण और फेज वेलोसिटी द्वारा दिया गया वह गति है जिसके साथ एक वेव का फेज उदाहरण के लिए गति करता है। मुझे आपके लिए विशेष वेवफॉर्म कुछ इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि यह कुछ रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में कुछ फेज डिफरेंस से मेल खाता है। फेज वेलोसिटी मूल रूप से मुझे बताता है कि यह पर्टिकुलर बिंदु कितनी तेजी से चलता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु एक ही चाल से गति कर रही है। इस स्थिति में यह वह गति भी है जिससे पूरी वेव गति कर रही है। दूसरी ओर आपका पार्टिकल वेलोसिटी इस छोटे से सेगमेंट से मेल खाता है जो इस छोटे से सेगमेंट को ऊपर और नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। इसलिए जिस गति से यह ऊपर और नीचे ऑसिलेशन से व्यक्त किया जाता है वह पार्टिकल वेलोसिटी द्वारा दिया जाता है। इसलिए जब भी आप वेव को मोमेंटम या एनर्जी कहना चाहते हैं तो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वेलोसिटी जो ऐसे सभी प्रकरणों में प्रासंगिक है वेव का फेज वेलोसिटी है। और बस इस सेक्शन को पूरा करने के लिए मुझे इस संबंध को 2y बटा 2t के रूप में जल्दी से फिर से लिखना चाहिए जो कि मेरा पार्टिकल वेलोसिटी माइनस dx बटा dt है। मुझे इसे c द्वारा इंगित करने दें जिसका उपयोग 2y बटा 2x द्वारा गुणा किए गए फेज वेलोसिटी को इंगित करने के लिए किया जाएगा। तो यह वही सूचना लिखने का एक और तरीका है। और यदि आपको याद है कि हमने पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा था जब हमने ट्रांसवर्स बल या बल के वर्टिकल कंपोनेंट को देखा था जो नीचे की ओर कार्य कर रहा था, वहां हमने कहा कि बल का वर्टिकल कंपोनेंट 2y बटा 2x से संबंधित है। और यहां यह पता चला है कि 2y बटा 2t पार्टिकल वेलोसिटी बल के वर्टिकल कंपोनेंट से संबंधित है जो 2y बटा 2x है। तो स्पष्ट रूप से स्ट्रिंग के सेगमेंट पर बल
का वर्टिकल कंपोनेंट पार्टिकल वेलोसिटी के समानुपाती होता है, तो यह एक और अध्याय है जिसे हम इस समीकरण से बना कर सकते हैं कि हमें यहाँ दो क्वांटिटी की आवश्यकता है। किसी वेव के पारित होने के लिए माध्यम कितना रेजिस्टेंस पैसेज करता है उसे इम्पीडेंस कहा जाता है, और इम्पीडेंस इस क्वांटिटी से निरूपित होगी। यह ट्रांसवर्स फोर्स का ट्रांसवर्स वेलोसिटी का अनुपात होना चाहिए। इसलिए जब मैं कहता हूं कि इसके स्थानांतरण वेव की गति की दिशा में स्थानांतरित हो जाती है, अगर आपकी वेव है, मान लीजिए कि इस दिशा में गमन करना पॉजिटिव x दिशा, स्थानांतरण उस पर बल देता है जो इसके परपेंडिकुलर है, अत स्थानांतरण वेलोसिटी इस दिशा में है। तो हम अब इस क्वांटिटी इम्पीडेंस का उपयोग करने जा रहे हैं, और यह इम्पीडेंस स्पष्ट रूप से इनमें से कुछ विचारों को स्पष्ट करने के लिए माध्यम के गुणों पर निर्भर करेगी। आइए स्ट्रिंग की इस सरल समस्या को देखें जिसे बाध्य किया जा रहा है। तो दूसरे शब्दों में स्ट्रिंग फोर्स्ड ऑसिलेटर है, इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ होगा। मेरी स्ट्रिंग है, और चूंकि यह फोर्स्ड ऑसिलेटर है, इसलिए बल है जो इस दिशा में ऊपर और नीचे स्ट्रिंग को ऑसिलेटिंग करने में वर्टिकल रूप से लगाया जाता है। इसलिए ट्रांसवर्स फोर्स F0 की पावर I ओमेगा टी है, ताकि वह बल जो मैं लगातार लगा रहा हूं और निश्चित रूप से इस तरह के बल के प्रयोग पर स्ट्रिंग ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, और मैं यह भी मानता हूं कि स्ट्रिंग में टेंशन T है। अब जब हम बलों का संतुलन बनाते हैं तो यह पता चलता है कि यह F0 की पावर I ओमेगा टी माइनस टी टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होगा, जहां थीटा यहां यह कोण होगा। अब छोटे ऑसिलेशन की स्पिरिट में मैं इसे माइनस टी टैन थीटा के रूप में लिखने जा रहा हूं, और हमेशा की तरह इसे डो वाई से डो एक्स द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यह बलों के संतुलन के लिए मेरा समीकरण है, और चूंकि यह मूल रूप से वेवफॉर्म है जिसकी मुझे उम्मीद है कि मैं स्ट्रिंग के एक छोर को ऑसिलेट कर रहा हूं और वेवफॉर्म उत्पन्न करने जा रहा हूं, मैं मान सकता हूं कि समाधान वेव समीकरण का समाधान होगा। इसलिए एक्स टी का e इंटू e पावर आई है, मैंने 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स को गुणा किया है, तो यह वेव को दर्शाता है जो पॉजिटिव एक्स दिशा में फैल रही है। और मैं आपको याद दिला दूं कि यह एम्पलीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स संख्या हो सकता है y बटा डो एक्स माइनस ए के इक्वल है, इसलिए याद रखें कि कॉम्प्लेक्स है। इसलिए यह F0 e पावर I ओमेगा टी इक्वल माइनस टी इंटू माइनस ए के ई पावर I ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब मैं इन बलों को x इक्वल 0 पर संतुलित करना चाहता हूं, केवल इसलिए कि यहां यह बिंदु 0 के इक्वल x के संगत है जहां बल संतुलित हैं। इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे निम्नलिखित संबंध मिलेंगे। इसलिए अब होगा, मैं पूरा समाधान लिखने के लिए तैयार हूं। इसलिए x कोमा t का y F0 बटा I ओमेगा इंटू c बटा टी गुणा ई पावर I ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। तो यह मेरे समाधान को उस समस्या को निरूपित करता है जहां हम मान लेते हैं कि पोजीशन x ए पर स्ट्रिंग पर एक बल लगाया जाता है, और इसलिए यह एक वेव बनाता है। मैं वेलोसिटी की गणना भी कर सकता हूं जो निश्चित रूप से
पोजीशन और समय का फंक्शन होगा, तो वह 2y/2t होगा। इसलिए मेरे पास वेलोसिटी के लिए यह एक्सप्रेशन है। इसे इस प्रकार सरल बनाया जा सकता है, इसलिए हम बस b के इक्वल f0 इंटू c/g i ओमेगा कैंसिल कर देंगे, तो e पावर i ओमेगा t माइनस kx। और यदि आपको इम्पीडेंस की परिभाषा याद है, जैसे कि एक स्थानांतरण वेलोसिटी द्वारा स्थानांतरण बल, यह बताती कि हम इम्पीडेंस को पहचान कर सकते हैं T/c, क्योंकि यह अधिकतम वेलोसिटी या वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है। f0 निस्संदेह ट्रांसवर्स बल है। इसका मतलब यह है कि T इक्वल रो सी स्क्वायर है। और यदि मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यह मुझे रो सी स्क्वायर बटा सी देगा, जो रो सी के इक्वल है। इसलिए इम्पीडेंस के लिए ये अलग अलग रूप हैं, इसलिए इम्पीडेंस से रो इंटू सी है, इसलिए रो रैखिक घनत्व है और सी वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी है। इसलिए अब हमारे पास सरल संबंध हैं जो माध्यम की प्रॉपर्टी के इम्पीडेंस से संबंधित हैं, और स्पष्ट रूप से इम्पीडेंस स्वयं माध्यम की प्रॉपर्टी है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि यह रो और सी से संबंधित है। तो अब इस बिंदु पर हमने वेव समीकरण को देखा है। हम वेव समीकरण को हल करते हैं। हमने वेव समीकरण के लिए अलग अलग संभावित समाधान प्राप्त किए हैं और हमने वेव से जुड़े कम से कम दो अलग अलग पॉसिबल वेलोसिटी को भी परिभाषित किया है। और हम आपको फिर से याद दिलाने के लिए इम्पीडेंसेस को भी परिभाषित करते हैं। इम्पीडेंसेस केवल रेजिस्टेंस का सेट है जो पैसेज वेव गति को प्रदान करता है। अब अगले कुछ मॉड्यूल में इन सभी मशीनरी का उपयोग किया जाएगा जो हमने इस मॉड्यूल में अंतिम और पिछले एक में सीखी हैं, यह देखने के लिए कि जब वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं। इसलिए हम इन सभी समस्याओं को बाद के मॉड्यूल में देखेंगे।